today we have the topic which is very important for the board point of view, short, long, and in MCQs as well. Okay, isotopes. Define isotopes. अच्छा, आवाज़ बहुत कम आ रही है. सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास. ठीक है, अब ये आपके पास आ जाती है आइसोटोप की बेसिक सी डेफिनेशन. ठीक है, अब अगर हम इसको अब डेफिनेशन आगे बेशक लिख लें इसके, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो नीचे लिखा हुआ है आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अब यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, जो चीज़ डिफरेंट होगी वो वही होगी मास नंबर. जब हम लोगों ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़े थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़े थे जो अनस्टेबल होते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स होते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं कि फिगर 3.1 शोज बोहर मॉडल फॉर टू एटम्स ए एंड बी. कैन यू आइडेंटिफाई 3 सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज एटम्स. सबसे पहले हमारे पास ये बोहर का है. ठीक है, बोहर ने सबसे पहले हमारे पास 2 एटम रिप्रेजेंट किए हुए. ठीक है, ए के पास प्रोटॉन 10 है, ए के पास न्यूट्रॉन 10 है. अब इन दोनों का क्या है, वो ये आइसोटोप नहीं, ये सिंपल एटम है. ठीक है, जो स्टेबिलिटी में. अब जो बी है उसके प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन 11 है, ये आपके पास आइसोटोप जाएगा. अब अगर आप इसमें मुझे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस बताओ तो क्या बताएंगे कि दोनों के प्रोटॉन 10 है. ठीक है, और इनके हाँ और बोथ एटम्स शेल्स भी सेम हैं. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हम देखें तो वो भी सेम है, बस डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन नंबर. तो इसकी वजह से इनका मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. एटॉमिक नंबर इनका सेम रहेगा लेकिन इनका क्या चेंज हो जाएगा, मास नंबर चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे कि बोथ आइटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोथ आइटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, बोथ हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बोथ हैव different number of neutrons, both differ in total number of protons and neutrons. This means they have the different number of mass. This is the basic point of view and idea of an isotopes. Since both the atoms have the same atomic number, they must be the atoms of the same element are called isotopes. अगर कोई भी सेम एटॉमिक नंबर हो तो वो सेम ही एटम का एलिमेंट होता है, और ऐसे एलिमेंट को आइसोटोप कहते हैं. The word isotope was first used by the Saudi. इसको अंडरलाइन कर लें. It is a Greek word. Isos means same and top means place. Same place. इसका मीनिंग ये पूछा जाता है कि ये ब्रिटिश वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, तो ये पता होना चाहिए कि ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है, isotopes are the atoms of an element whose nuclei have the same atomic number but different mass number. This is because atoms of an element can differ in the number of neutrons. क्या होता है कि एटम के एलिमेंट में क्या चीज़ डिफरेंट हो जाती है, न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से उसका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है. आइसोटोप्स आर केमिकली अलाइक एंड डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे चीज़ अंडरलाइन करने वाली है कि वो केमिकली तो आपस में एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, लेकिन फिजिकली प्रॉपर्टीज़ उनकी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ डज़ द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप कॉन्ट्रैक्टेड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब ये देखें, ये क्वेश्चन बन सकता है ना. How does the discovery of isotopes contradict Dalton's atomic theory? इसका आंसर हम लिख सकते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास. अब उसने यहाँ पे उसके थ्योरी को कॉन्ट्रैक्टेड कैसे किया था आइसोटोप की डिस्कवरी ने. अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. उसने कहा था कि एटम्स ऐसे एटम जिनके एलिमेंट सेम है तो वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, वेयर एज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. बट द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स रिवील द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास. उसने कहा था कि सारे एटम के एलिमेंट सेम है तो वो आइडेंटिकल होंगे, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा. लेकिन आइसोटोप ने हमें क्या थ्योरी दी थी, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, तो एक एटम का मास ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ये कहानी हो जाती है चेंज. इसका आंसर आप लिख लें. इसी के आगे लिख लेना. अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना पेज नंबर 36 के सबसे टॉप पे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर. How does the discovery of isotope contradicted Dalton's atomic theory?
according to Dalton's atomic theory, atoms of same elements are identical in all respects, whereas atoms of different elements are different in all respects. But the discovery of isotopes revealed that atoms of same element can have different mass. बस जी लिख लिया। चलें जी, अब चलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आइसोटॉप्स की ना सर्टेन एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अगर हाइड्रोजन अगर हमारे पास सेम प्रोटॉन नंबर सेम न्यूट्रॉन नंबर के साथ है, अगर हम इसमें प्रोटॉन नंबर सेम रखता हुआ न्यूट्रॉन चेंज करेंगे तो हम लोग क्या क्या इसमें चीज़ें नोट करेंगे, इसकी क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और चेंज जाएंगी। हाइड्रोजन हैज़ द 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन 1 प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन, एक ही प्रोटॉन इसके अंदर होता है, न्यूट्रॉन इसका 0 है। ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज़ हाइड्रोजन 1। हम लोग जो हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं वो हाइड्रोजन 1 ही होता है। इट्स सिंबल इज़ 1/1। एंड हाइड्रोजन 2 ड्यूट्रियम, अब 1/1 क्या लिखा है, उसका न्यूट्रॉन तो 0 है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूट्रियम लिखा हुआ है हैज़ 1 न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन 3 ट्रीटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2 वाले में 1 न्यूट्रॉन चले जाते हैं, 3 वाले में 2 न्यूट्रॉन चले जाते हैं। प्रोटॉन वहाँ पे 2 चला जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन 3 चला जाता है। अब सिंबल क्या होता है 2/1 एंड 3/1। अब देखें ज़रा ऊपर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, प्रोटॉन, उसी के साथ उन्होंने उसको न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन और वही इलेक्ट्रॉन एक एक मेंशन कर दी, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि हर एक हाइड्रोजन एटम एक ही होता है। ओके, respectively because hydrogen 1 also known as protium has only 1 proton, adding a neutron double its mass। हमने पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, जब हम उसका जो है वो क्या चीज़ डबल करते हैं, न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो उसका मैस भी डबल होता जाता है, ठीक है। अब जो ऊपर हमने 2 और 3 ऐड किया दैट आर द न्यूट्रॉन्स। अब ये चीज़ इसकी सबसे पहले आ गई कि हमने ऊपर चीज़ें 3 मेंशन कर दी हैं कि आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। इनके ये सिंबल्स इस तरीके से लिखने हैं और आपने हर एक में बताना है किस में कितने प्रोटॉन हैं, किस में कितने न्यूट्रॉन हैं, और जैसे जिसके न्यूट्रॉन चेंज हुए तो उसका मैस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा है क्या चीज़, प्रोटियम और हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिखना है। हाइड्रोजन 1 आपके लिए आसान है। इज़ ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। हाइड्रोजन एक गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती और उसका टेस्ट भी नहीं होता। इट इज़ insoluble in water and is highly inflammable gas. Water that contain hydrogen 2 atoms in the place of hydrogen 1 is called heavy water. कोई ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जिनके अंदर H2O लिखा होता है ना, उसके अंदर H1 नहीं होता, और ऐसे वाटर को हम लोग हैवी वाटर कहा जाता है जिसमें H1 के बजाय H2 प्रेजेंट हो। द टेबल शोज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। अब आपको ऑर्डिनरी वाटर जो H1 के लिए काउंट है, हैवी वाटर जो H2 के लिए काउंट किया जाता है, इसकी कुछ फिजिकली प्रॉपर्टीज़ है, मतलब लाइक उसकी बॉइलिंग, मेल्टिंग और उसकी डेंसिटी बता रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0.00 है, मतलब बहुत लो लेवल पे वो मेल्ट हो जाता है, और उसके बाद इसका है जो हैवी वाटर का वो 3.81 डिग्री सेल्सियस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट वो तो हमें पता है 100 है, ऑर्डिनरी वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट है, और अगर हम हाइड्रोजन 2 की बात करें तो 101.2 चला जाता है।
इसकी डेंसिटी 0.9 है, उसकी डेंसिटी 101 है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके पर इंपॉर्टेंट मेंशन करें कि एक ऑर्डिनरी हैवी वाटर का हम लोगों ने अगर कंपैरिजन करें अपने हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 के लिहाज से, आइसोटोप के लिहाज से, उसके अंदर ये फिज़िकल चेंजेस आती हैं। क्या चीज़ सिर्फ चेंज हुई है हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 में? ठीक है। Isotopes affect molecular mass of a substance, can change physical property but do not change chemical properties. अगर आपके पास कोई ना कोई आइसोटोप हो, अगर उसका आप न्यूट्रॉन नंबर चेंज करेंगे तो उसके मास पे अफेक्ट होगा, उसका मास चेंज होगा, दैट इज़ नोन एज द मॉलिक्यूलर मास। जब उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा तो वो चीज़ उसको अफेक्ट करेगी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, वो स्टिल सेम रहती है। At what temperature would a sample of a heavy water freeze? अब ये वाला भी क्वेश्चन बन जाता है, इसके आगे आंसर लिख लेते हैं। At what temperature would a sample of heavy water freeze? कि हमारे पास कौन सी सैंपल पे अगर हम देखें, अगर हमारे पास जो हैवी वाटर है वो हमारे पास ड्यूट्रियम होता है, H2 होता है ऑर्डिनरी वाटर से, तो दिस हैवी वाटर एक्चुअली फ्रीजेज एट 3.8, वो देखें ऊपर लिखा हुआ है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट हैवी वाटर का 3.8 या फिर 39, 3.8 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 3.8 डिग्री सेल्सियस। Naturally occurring hydrogen contain 99.99% protium, 0.0015% deuterium and tritium is radioactive and is rare. अब नेचुरली जो अकरिंग है ना वो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन 1 की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो 99 मतलब 100% हम कह सकते हैं, और जो प्रोटियम है वो 0.0015% है, मतलब उसका बहुत कम जो है ना वो एग्जिस्टेंस है। और जो ट्रीट्रियम है वो बहुत एक ऐसा रेडियो एक्टिव है जो मिलता बहुत कम है, अगर मिल जाए तो वो जल्दी डिके हो जाता है, मिलता ही नहीं है। ट्रीट्रियम इज़ नॉट फाउंड नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट न्यूक्लियस इज़ हाईली अनस्टेबल, वो इतना हाईली अनस्टेबल होता है कि वो डिके हो जाता है टाइम उसको, अगर किसी को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसमें अल्कोहल होती है, ढक्कन खोलेगा तो वो उड़ जाएगी सारी, सेम ऐसी एग्जांपल होती है कि जो ट्रीट्रियम होता है वो इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि वो बहुत जल्दी एक तो मिलता नहीं है, अगर मिले भी तो गायब हो जाता है, ठीक है। अब ये था हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप हाइड्रोजन में हमने कितने देखे आइसोटोप्स? 3, H1, H2, H3। तो H1 हमारे पास आ जाता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम। H1 हमारा नॉर्मल वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर। H2 हमारा हैवी वाटर होता है, और H3 जो है वो ऐसा है कि हमारे पास वो रेयर मीडियम में वो हमें नहीं मिलता है, नेचुरली अकरिंग तो है लेकिन वो इतना हाईली अनस्टेबल था हमारे लिए वो उसको ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो नेचुरली एग्जिस्टेंट सब्सटेंस है, हमारे पास गैस है जो कि ऑडरलेस है, टेस्टलेस है, और इसकी कोई भी स्मेल नहीं है, फ्लेमलेस है, कलरलेस है। उसके बाद ये वाटर में इंसॉल्युबल है, और ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, और इसके अंदर जो वाटर, अगर कोई ऐसा वाटर जिसके अंदर H2 प्रेजेंट होगा, ड्यूट्रियम प्रेजेंट होगा तो वो हैवी वाटर होगा, जिसके अंदर H1 होगा वो नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपके पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम में एक ही प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होता है, ट्रीटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको तैयारी इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोटोप की बात हो रही है, उसके कितने आइसोटोप्स हैं, तीनों की क्या क्या आपके पास वैल्यूज़ हैं, और इन तीनों के फंक्शन क्या हैं, और एक सिंपल हाइड्रोजन होता क्या है, और एक हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर का जिक्र करना है। फिर उसके बाद ये तीनों प्रेजेंट कितनी अमाउंट में, और इनकी ये पिक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं आइसोटोप्स ऑफ अ कार्बन। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऑल द कार्बन इज़ कार्बन 12। कार्बन 12 स्टैंडर्ड यूनिट आपको बताया था लास्ट क्लास में ली गई थी, और इस सिंबल इज़ 12/6। इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। इसके 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही प्रोटॉन हैं, ठीक है। कार्बन 13 हैज़ अ सिंबल 13/6। इट हैज़ 7 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन। वो 6 को जब आप ऐड करोगे ना तो वो आपके पास टोटल मास 12 बनेगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे कार्बन 13 में 6 और 7 है ना, 7 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, उसको ऐड करोगे वो 13 बन जाएगा। कार्बन 14 में भी 8 और 6 को ऐड करोगे तो वो 14 बन जाएगा। इनकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कार्बन 14, 13 और 12 की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ठीक है। इट्स सिंबल इज दिस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रेश ब्लैक सॉलिड्स एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी कार्बन में आता है, लेकिन डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट कलर के साथ आता है। बाकी सारे आपके पास कार्बन किस में आते हैं, ब्लैक और ग्रेश ब्लैक में आते हैं। ये इसकी जो है वो एक अपेयरेंस है, उसको अंडरलाइन करें, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती है, लेकिन इसका कलर होता है, उन्होंने कहा कलरलेस नहीं, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। एंड दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड अ बॉइलिंग पॉइंट्स आर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कार्बन एज ये कोई एक्टिविटी दी गई है, इसको हम बाद में देखते हैं। अब ये देखें कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे किया गया, बस कार्बन के बारे में इतना ही लिखा गया, ये कार्बन को रिप्रेजेंट किया गया। अब ये रिप्रेजेंट आपने खुद ही करना है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो सबके 6 न्यूट्रॉन चेंज होते हैं कि पहले के 6 हैं, फिर 7 है, फिर 8 है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कार्बन एज 3 आइसोटोप्स, फिगर 3.3 शोज इन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया अभी। नेचुरल अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप और कार्बन इज एज फॉलोज, वो इस तरीके से कि कार्बन 12 98.8 में फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन 13 1.1% एंड कार्बन 14 0.009%, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी 3.1, ठीक है, समझ आइए। कोई क्वेश्चन? आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ये सारे आइसोटोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लॉन्ग के लिए। अब क्लोरीन के हमारे पास क्या आता है कि देर आर 2 नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। एन एटम ऑफ क्लोरीन 35 हैज़ 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन। 18 और 17 को जब आप ऐड करोगे आपके पास 35 आएगा। एन एटम ऑफ क्लोरीन 37 17 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 37 आएगा, ठीक है। इन दोनों के हमारे पास ये अपेयरेंस आ गया। उसके बाद इसकी जो वो रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है ना, जैसे ऊपर कार्बन की, क्लोरीन की भी लिख लें, Cl होता है ना क्लोरीन, हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन लिख लें इस तरीके से। क्लोरीन 35 अकर्स इन अ नेचुरल अबाउट 75% एंड क्लोरीन 37 अबाउट 25%। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 100% हो जाएगा, सिंगल ही या इस तरीके का फॉर्म में प्रेजेंट है, स्प्लिट हो गया। क्लोरीन इज़ अ ग्रेइश येलो गैस विद शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, इट इज़ अ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम इसका रेट है वाटर के अंदर सॉल्युबल होने का। इसका ये जो कलर भी है और इसकी स्मेल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन की रिप्रेजेंटेशन देखें, प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन 20। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, शोज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। कैन यू राइट द आइसोटोप सिंबल फॉर ईच, वो सिंबल आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले नेचुरल अबेंडेंस देखें, क्लोरीन सबसे पहले 35 वाले की कितनी है, 75%, और 37 वाले की कितनी है, 24%, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम वाला। स्टार्ट करें। यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटोप्स विद मास नंबर 234, 235, 238 रिस्पेक्टिवली। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये लिखी गई है। 235 isotopes is used in nuclear reactors and atomic bombs, and 238 isotopes lacks the properties of necessary for these applications, and 234 is rare. अब जो 238 है वो किसी काम का नहीं है, मतलब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं होती हैं। और जो 235 है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटॉमिक बॉम्ब में काम आता है। 234 वही कार्बन उसकी तरह, ट्रिटियम की तरह, हाइड्रोजन 3 की तरह वो जो है वो रेयर है। नेचुरल अबेंडेंस ऑफ यूरेनियम इज़ एज फॉलोज, 34 की 0.006, 35 की 0.72 और 38 की 99.27। अब इसकी जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स अभी फिल करें। 234 92, इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 92 प्रोटॉन्स, हाँ 92 को, ठीक है, 24 minus 92 ठीक है, गुड। व्हेन यूरेनियम 238 डिकेज इनटू थोरी, जब ये डिके होता है ना यूरेनियम 238 जो है सबसे लास्ट वाला, क्योंकि बहुत वो रेयर केस है ना, तो नेचुरली अनस्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। जब ये डिके होता जाता है ना, फिर ये क्या बनता है, थोरियम 234। इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करें। इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल, ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल देता है। अल्फा पार्टिकल इज डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस,
और जो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल है जो है रदरफोर्ड ने फॉल करवाया था गोल्ड फाइल पे, वो डबल हीलियम न्यूक्लियस था, डबल पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस उसने फॉल करवाया था। अब ये देखिए अगर यूरेनियम है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ब्रेक होकर थोरियम बना है और उसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल निकला है किसका, हीलियम का, जो कि डबली पॉजिटिवली चार्ज है। ये रिएक्शन है एक आपके पास हाईली अनरिएक्टिव आइसोटोप के डिके होने का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फ्यूजन रिएक्शन इसको कहते हैं, इसमें बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूजन ऑफ अ यूरेनियम 235 यील्ड स्मॉलर न्यूक्लाई न्यूट्रॉन एंड एनर्जी भी साथ E+ ऐड कर दोगे तो वो एनर्जी आपके साथ ऐड हो जाएगी। द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इक्वल टू द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग मोर देन 17,000 kg ऑफ कोल। कहते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी होती है जब ये आपका जो डिके होता है तो जिससे थोरियम बनता है, जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ करता है वो एनर्जी उस बर्निंग कोल के इक्वल हो जाती है, जो 17,000 kg का कोल अगर बर्न हो रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Neutrons don't take part in ordinary chemical reaction. Therefore, isotopes and an element have similar chemical properties. क्योंकि केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन का सारा काम है, न्यूट्रॉन चेंज होता है तो कोई ना कोई चीज़ें शो होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चेंज या नहीं होती हैं, चेंजेस तो न्यूट्रॉन के अंदर आती हैं, और जो चेंजेस न्यूट्रॉन के अंदर आती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट की जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट, लॉन्ग एंड MCQs एज वेल। आगे चलते हैं जी, डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, अब ये फार्मूला पूरा सॉल्व करके उन्होंने बताया है आपको। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अब्यूंडेंस। सबसे पहले उनके मास और उनकी नेचुरली उनका जो है वो अपीयरेंस कितनी है, परसेंटेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। नेचुरल वो हमें कार्बन का ऊपर दिया होता है, कार्बन 6 का, कार्बन 13 का, कार्बन 14 का, कार्बन 12 का, ये नेचुरल अबंडेंस भी दी गई है और हमें उसके मैसेज भी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब तरीका ज़रा गौर से देखिएगा, सोल्यूशन में बता रहे हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ वेटेड एवरेज ऑफ द ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एंड एलिमेंट। एक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एवरेज वेट ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है उसका जो एवरेज वेट हम निकालते हैं उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द नेचुरल अबंडेंस, और उनकी नेचुरल अबंडेंस को लेते हुए हम लोग जो एक अमाउंट निकालते हैं वो उनका एक वेटेड एवरेज होती है। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय द एट मास ऑफ कार्बन 12 प्लस, अब उन्होंने ना कंबाइन कर दिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया जी कार्बन का जो है वो नेचुरल अबंडेंस जो 98.8 है वो उसका मास है, वो क्या है, मास की उसकी परसेंटेज है। सबसे पहले उन्होंने ऐड किया 98.9, 12 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया, बात याद रखनी है, 12 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया। अगर मैं आपको हर एक डिफरेंट करके बताऊं तो फिर मैं आपको समझाती हूँ, 1 मिनट। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट फाइंड किया गया कार्बन का, कार्बन के मैसेज के साथ और उनके एटॉमिक नंबर और उनके मैसेज के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी होती है, एवरेज निकालनी होती है, तो उन्होंने कंबाइन किया, बट हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कार्बन 12 का, कार्बन 12 ये उसका है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर तो सेम ही होता है, ठीक है। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, AMU, और AMU हमें क्या कहता है कि हम लोगों ने ऊपर लेना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है उसका मास, ठीक है, और उसको डिवाइड करना होता है 100 से, मल्टीप्लाई करना होता है उसके मास के साथ नहीं, उसके एटॉमिक नंबर के साथ। नेचुरल अबंडेंस उसकी मास है ना, मास मेंशन किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, उसका मास मेंशन किया हुआ है। अब देखें उन्होंने 98.8 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 को, फिर डिवाइड किया 100 के साथ। 98.1 उसके क्या लिखा हुआ है कि RA रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एट, फिर उसके बाद कार्बन 12 13, फिर उसके बाद 12 13 एंड 14,
फिर सबसे पहले उन्होंने क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एट मास ऑफ कार्बन 12। ज़रा चीज़ यहाँ पे गौर से समझने वाली है। वो क्या है कि AMU के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कार्बन 14 के लिए AMU। तो सबसे पहले जो चीज़ है रिलेटिव एटॉमिक मास RA, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय मास नंबर, जो कि उसका क्या है प्रोटॉन नंबर, हाँ वही प्रोटॉन नंबर, वो P लिख दिया और डिवाइड कर देना 100 के साथ। तो हमें बताएं जी कार्बन 12 का कितना है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो नेचुरल अबेंडेंस है उसकी 98.8 और इसका कितना है प्रोटॉन नंबर 12। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ये हमने कार्बन 12 का किया। अब हमें करना है जी कार्बन 14 का। मुझे बताएं कार्बन 14 का नेचुरल अबेंडेंस कितनी है, 13 की 1.1, ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 100, इसका कितना आएगा जी 0.140। अब करते हैं हम लोग कार्बन 14 का। कार्बन 14 की नेचुरल अबेंडेंस 0.009, आंसर 0.00126। अब इन तीनों को कर दें ऐड। सबसे पहले लिखें, ये लिखें सबसे पहले कार्बन 12 का 11.8, इसको ऐड करें 0.140 के साथ, फिर इसको ऐड करें 0.00126। क्या आंसर आया 11.9। राउंड ऑफ करें तो कितना आएगा 12। तो आपकी बुक में भी आंसर कितना है 12। तो ये हम AMU लिखा हुआ ना एटॉमिक मास यूनिट, उसकी यूनिट हमने यहाँ लगा दी है। तो ये है इसका, उन्होंने कलेक्टिव कर दिया था, ये हमने सेपरेट करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये है एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करने का तरीका। सबसे पहले है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप एटम मल्टीप्लाई द एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय द 100। तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा किसी भी आइसोटोप का। कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1, इसको हम एक्सरसाइज के साथ ही फिनिश करेंगे। आ जाता है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव मेनी एप्लीकेशन इन साइंस एंड मेडिसिन। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। रेडियो एक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन करें इम्पॉर्टेंट। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के इसके लिए ना MCQs भी आ जाता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 कहाँ काम आता है। चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज़ यूज एज अ ट्रेसर इन डायग्नोजिंग एंड थायराइड प्रॉब्लम। जो थायराइड के जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मेडिसिन की फील्ड में आता है, ठीक है। उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए जो हमारे पास एक आइसोटोप यूज़ होता है, उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 कहते हैं। Na24 is used to trace the flow of blood and detect possible constrictions or obstruction in the circulatory system. हमारे सर्कुलर सिस्टम में कोई भी इम्बैलेंस चीज़ होती है तो वो ट्रेस करने के लिए Na24 यूज़ किया जाता है। आयोडीन 123 इज़ यूज टू इमेज द ब्रेन। आयोडीन 123 जब हमारे ब्रेन का एक एक्सरे लिया जाता है तो वो आयोडीन 123 का यूज़ किया जाता है। Cobalt 60 is commonly used to irradiate cancer cells in the hope of killing or shrinking the tumors. ये इसकी रेस होती हैं जो एमिट करता है ना ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है, जिसके लिए बीटा पार्टिकल ये बीटा पार्टिकल इफेक्ट एमिट करता है, जो कहीं ना कहीं जाके ट्यूमर्स को श्रिंक करता है या उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ द कार्बन इन फोटोसिंथेसिस एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल सल्फर 35 has been used in the structure determination of
थाइसल्फेट H2O3 -2 आयन। अब जो कार्बन 14 है वो किसी न किसी अभी साइंस के लिए फ़ोटोसिंथेसिस में काम आता है। जो हमारे पास ये फ़ोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स की, वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, फिर कार्बन एक्सेल करते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें हम लोग कार्बन 14 में देखते हैं। Radioactive isotopes are also used to study the mechanism of chemical reactions. Radioisotopes are used to date rocks, soils, archaeologist objects. अगर इसमें जो पहले 5 हैं आप वो भी याद करें तो वो भी इनफ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बताता है कि जो हम लोग कार्बन 14 ना डेटिंग में यूज़ किया जाता है। डेटिंग कौन सा है कि जब हमने कोई ना कोई पुराना आर्किटेक्चर देखना है, पुराना जो चीज़ें खोद के निकाली जाती हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो निकालते हैं उसको फाउंड करते हैं, फिर बताते हैं कि उस पर सर्च करते हैं ना, वो पूछो तो एस्टिमेशन नहीं बताते ये चीज़ 1000 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है या 6 साल पुरानी है। तो वो कार्बन 14 डेटिंग की वजह से ये चीज़ें पता लगाते हैं, ठीक है। कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस हमें मिलता है जो अर्थ से हमने निकाला होता है, रॉक्स या सोइल से निकाला, जैसे ममीज़ होती हैं, वो एज फाइंड बताते हैं कि उसके अंदर जो कार्बन है वो कितने साल पुराना है, वो मेजरमेंट करते हैं अपनी। Carbon atoms circulate between the oceans, living organism at a rate very much faster than they decay. डिके होने से पहले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशन के दरमियान इतनी जल्दी वो फास्ट जो है वो सर्कुलेट करता है जब तक वो डिके नहीं हो जाता, तो अपनी निशानी छोड़ कर जाता है। एज अ रिजल्ट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन ऑल लिविंग थिंग्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। आफ्टर डेथ ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर पिकअप कार्बन। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो कार्बन 14 को पिकअप नहीं करता है। बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ स्कल और जॉ बोन्स विद द एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यू वी कैन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन सिंस द ऑर्गेनिज्म डाइड। अगर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है तो उसकी जॉ बोन, उसकी स्कल में कार्बन 14 कितने टाइम तक रहा है, और एक बोन जो जिंदा है लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर, उसमें कार्बन 14 कितना है, तो हम उसको कंपेयर